नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। इस नए कड़ी में वैदिक नेचर क्योर, जो कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष हो जाने के उपरांत यह कार्यक्रम निःशुल्क आप सभी के लिए चलाया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, हो रहे हैं, उनका आभार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, इतने वर्षों में हम लोगों ने कई अलग अलग विधाओं को और वैदिक नेचर क्योर के तहत बहुत सी बातों पर चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर, या यूँ कहें कि हमारे अगर अस्तित्व की बात करें, पूरे अस्तित्व की जो नॉर्मलसी है या सामान्य अवस्था है, उससे अगर विपर्य हो रहा है या उससे अगर हम विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं या उससे इतर जा रहे हैं, जिसको आम भाषा में हम कह सकते हैं रोगग्रस्त हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, या हमारे पूरे शरीर की जो क्रियाएं नॉर्मल है उस नॉर्मलसी में कहीं ना कहीं असुविधा आ रही हैं या एडल्टरेशन आ रहा है या कुछ विसंगतियां आ रही हैं, तो उसको हम लोग कैसे आ रही हैं, उसको कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे या कैसे उसको हम लोग अप्रोच करेंगे। तो आज चूंकि हम लोग वैदिक नेचर क्योर पे कर रहे हैं और पिछले इतने सप्ताहों में चूंकि एक के बाद एक कड़ी सब आती गई है, तो आज का एपिसोड समझने के लिए मैं मान रहा हूँ जो लोग नियमित देख रहे हैं उनके लिए असुविधा नहीं होगी, लेकिन जो अगर कोई पहली बार देख रहे हैं उनको आज एपिसोड समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि वो पहले की कड़ी नहीं समझ पाए हैं कि वैदिक नेचर क्योर के आधार पे मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के मन को, मनुष्य की वैदिक नेचर क्योर के हिसाब से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो व्याख्या है, जो स्थिति है और किस रूप में एक व्यक्ति का स्वस्थ रहना और अस्वस्थता होती है, तो अब रोग के या अस्वस्थ की या स्वस्थ से अस्वस्थ की ओर जो प्रक्रिया चलती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज भी पूरे एपिसोड को देखिएगा कि 3 सवाल पूछे जाएंगे और तीनों सवाल का जवाब आप लोग को देना है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे उस कड़ी के या उस जगह पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेजर पार्ट इस पाठ्यक्रम का कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत थोड़े से ही पाठ्यक्रम बचे हैं, तो अब बहुत लंबा फासला हम लोगों ने तय कर लिया है, बहुत छोटे से फासले बचे हैं कुछ एपिसोड का। तो आप सभी लोग को इतने लंबे समय तक साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी अप्रोच कर रहे हैं कि पंचकोश चिकित्सा या पंच प्राण चिकित्सा या नाड़ी चिकित्सा शुचि विज्ञान पर, तो बिल्कुल संपर्क करें। उस पर हम लोग अगस्त में, जुलाई के बाद हम लोग एक विधिवत ऑनलाइन कार्यक्रम करेंगे। तो जो भी सीखना चाह रहे हैं बहुत नॉमिनल चार्ज में होगा, सीख लेंगे। और पिछले जो भी चर्चाएं हुई है 2-3 एपिसोड, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, तो 2 किताबें हैं मेरी, एक हीलिंग विद सत्य और एक फेशियल डायग्नोसिस पार्ट 1। तो दोनों बुक जो भी लेना चाह रहे हैं इसी मेल पे कांटेक्ट करेंगे, उनको डिटेल्स भेज दी जाएगी। पुस्तक का जो भी मूल्य है आपको, वो दोनों लेने पर पोस्टल चार्ज भी फ्री है, तो जो भी लेना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाएं आज की चर्चा पर। और पिछले लगातार से बातें हो रही हैं, तो हम लोगों ने शरीर को, मन को या मनुष्य के अस्तित्व को कई परतों में या कई रूपों में हमने समझा है। कई रूपों में, जैसे मेडिकल साइंस में या मॉडर्न साइंस में कहें तो जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, हम लोग वैदिक नेचर क्योर के हिसाब से भी शरीर को, मन को और अस्तित्व को, या यूँ कहें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक समझने की हमने कोशिश की है। तो अब मान लीजिए, जब हम शरीर की संरचना समझ लिए, या यूँ कहें कि एक व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को समझ लिए कि वो शरीर है या शरीर के इतर कुछ और है या शरीर के अंदर कुछ है, तो अब जो कुछ भी उसके अंदर अव्यवस्था हो रही है या डिजीज फॉर्मेशन हो रहा है या ऐसी कुछ विसंगति शरीर में हो रही है, मन में हो रही है, या जो कुछ भी हो रहा है उसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और सामान्य नहीं रहने दे रहा है, यानी अस्वस्थ रह रहा है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, और शरीर की जो क्रियाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उसको तकलीफ हो रही है या नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग चले, क्योंकि डिजीज़ होना और कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की चीज़ है, लेकिन हम लोग वैदिक नेचर क्योर और वैदिक नेचर क्योर के हिसाब से ही हम चर्चा करेंगे कि हमने शरीर को समझा था 5 कोश के हिसाब में, यानी पंचकोश के रूप में।
पंच प्राण के रूप में समझा था और नाड़ी भी समझी थी। चक्र की बात हम जानते ही हैं और पंच महाभूत भी जानते हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है और सिर्फ चर्चा ही नहीं की कि उसको हम लोग विधिवत आज की वैज्ञानिक धारा के साथ भी जोड़ के, और जब हम उसको थोड़ा सा एक मनुष्य के स्वास्थ्य और डिजीज़ के साथ या शरीर में होने वाले परिवर्तन के साथ समझना चाहते तो इस पर भी चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं एक विस्तार के रूप में ही हम लोगों ने उस पर चर्चा की। और विस्तार की अगर किसी को लगता है तो उस पर हम लोग अलग पाठ्यक्रम चलाएंगे। तो पहले हम अगर आ जाएं कि अगर एक व्यक्ति कि शरीर में कोई विसंगतियां होती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि एक व्यक्ति स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं विपर्य की तरफ जा रहा है या उसके अंदर कोई रोग हो रहे हैं या अस्वस्थ हो रहा है, तो वो पहले अगर हम शरीर के रूप में समझें तो हम पहले पंचकोश के पहले कोश में जाते हैं, अन्नमय कोश। लेकिन अगर अन्नमय कोश समझ रहे हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, हम मानते हैं कि फिजिकल बॉडी है, लेकिन फिजिकल बॉडी उतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि उस फिजिकल बॉडी के को भी चलाने के लिए उसके अंदर प्राण है। यानी जो फिजिकल बॉडी दिख रही है उस फिजिकल बॉडी कहीं न कहीं जीवंत है, और जीवंत है तो उसके पीछे एक प्राण चल रही है। इसलिए उस फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश के पीछे प्राण है, उसको एकदम अलग नहीं किया जा सकता है। और उस प्राण के पीछे कहीं ना कहीं आपकी एक मन भी है, और उसके पीछे आपकी कहीं इंटेलेक्ट बॉडी है या चेतना है, उसके ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपकी जब विपर्य वाली स्थिति आ रही है या रोगग्रस्त होने की स्थिति जब आ रही है, तो मूलतः रोग कहाँ से जाएगा? या तो स्थूल से सूक्ष्म की तरह जाए या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाए। एक चीज़ आप मान लीजिए कि आप चाहे प्रकृति कहें, नेचर कहें, ईश्वर कहें, ये प्रक्रिया ऐसी बनी है कि इसके अंदर ही आपकी प्राणिक शक्ति ऐसी है कि इसको रोगग्रस्त होने से बचाती है। यानी कि कुछ भी अगर आपके शरीर में या आपके पूरे जो भी आप एक मनुष्य के रूप में, एक जीव के रूप में आपकी जो भी एक अस्तित्व है, उस पर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपके स्वस्थ अस्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, तो ये पूरी प्रक्रिया या पूरे शरीर के अंदर, पूरे इस अस्तित्व के अंदर ये प्रक्रिया है कि उस चीज़ से लड़े या उस चीज़ को शरीर के बाहर दे दे या उसको शरीर के अंदर प्रवेश न करने दे। चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, मॉडर्न साइंस की इम्यूनिटी कहें, आज की भाषा में प्राण कहें, लेकिन वैदिक परंपरा में और भी ज़्यादा है कि अगर कुछ चीज़ें अगर ऐसी आती हैं तो हम उस चीज़ को, प्राण उस चीज़ को अपने शरीर से दूर करता है, या अगर कहीं प्राण के ऊपर वो हावी ज़्यादा हो जाता है तो कोशिश करता है कि वो शरीर को कम से कम या आपके अस्तित्व को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, उसको कहीं ना कहीं एक कॉर्नर करने की कोशिश करता है। ये समझने की स्थिति है कि जब आप रोगग्रस्त हो रहे हैं और उस स्थिति में उस रोग से मुक्त होने के लिए आप जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, चाहे भोजन में, चाहे दवा के नाम पे कुछ भी ले रहे हैं, तो पहली चीज़ आपको एक शर्त ये जानना है कि आपका शरीर या आपके अस्तित्व की जो संरचना है वो खुद भी उस रूप में सक्षम है या उस रूप में ही बनी है कि आपके शरीर में कुछ भी नकारात्मक जा रहा है या कुछ भी आपके अंदर नकारात्मक आ रहा है तो उसके खिलाफ वो तैयार हो। अब आप अब उस नकारात्मकता से ठीक होने के लिए आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में लें, चाहे आप दवा के रूप में लें, जो कुछ भी लें, वो अगर आपकी जो निहित इनर एनर्जी है या इनहेरेंट जो प्राण है जो वह शरीर के अंदर उस रोग को या घुसने नहीं दे रहा है, उस रोग को निकाल रहा है, आप अगर कोई ऐसी प्रक्रिया अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो आपके प्राणिक शक्ति की या प्राण के कार्य करने की जो विधि है या जो उसका तरीका है, उसके विपरीत अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे भोजन ऐसा लेते हैं, चाहे कोई दवा ऐसा लेते हैं कि आपके अंदर की जो प्राणिक शक्ति आपको स्वस्थ बनाने के लिए, आपके अंदर में विसंगतियां जो हो रही है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है,
उस समय अगर आप बाहर से कुछ भी ऐसा दे रहे हैं जो आपके अंदर की जो नेचुरल वे ऑफ क्लीनिंग या नेचुरल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ हेल्दी, कि आपको स्वस्थ बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके विपरीत कोई भी अगर आप टेक्निक यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं रोग की लड़ाई नहीं हो जाती, लड़ाई हो जाती है आपकी प्राणिक शक्ति और आप उस रोग के लिए ठीक करने के लिए जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस दोनों के बीच होगी। क्योंकि प्राण शक्ति शरीर के अंदर से रोग को निकालने की कोशिश कर रही है और आप बाहर से ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ रोग को दबा दें या सिम्टम को दबा दें। तो ये स्थिति में रोग का कुछ नहीं होता, शरीर की प्राण और आप जो बाहर से प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू होती है और कहीं ना कहीं आप एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की तरफ जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट करती है और भविष्य में आप और दूसरे रोग के रूप में आते हैं, क्योंकि शरीर से आपने रोग को निकलने नहीं दिया। तो ये एक चीज़ है कि आप जो भी प्रक्रिया करें तो पहले आप अपने अंदर की या वैदिक नेचर की ओर की इस चीज़ को या इस नियम को मान लें कि शरीर के अंदर जो प्राणिक शक्ति है वो अपने आप काम करेगी निकालने के लिए। आपका काम है उस प्राणिक शक्ति को सपोर्ट करना, ना कि प्राणिक शक्ति पर ही आघात कर दे। क्योंकि जब आपके शरीर में रोग होता है तो आपकी प्राणिक शक्ति को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अंदर से उस रोग को निकालने के लिए। उस समय अगर आप भी बाहर से ऐसा कुछ कर दें कि उस प्राणिक शक्ति को आपके उस जो अप्रोच है उससे भी लड़ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित आपके शरीर के लिए होगा और रोग में आप और ग्रस्त होते जाएंगे। तो ये तो आपको बेहतर समझना है। दूसरी बात है कि जब रोग आपके शरीर में आ रही है, आप कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट होता है और वो डाइजेस्ट होके हमारे कोश में यानी सेल में जाता है, वहाँ से मेटाबॉलिज्म होके या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है और पूरे शरीर में उसका सर्कुलेशन होता है। अब आप शरीर के अंदर चाहे भोजन के माध्यम से लें, चाहे आप प्राण के माध्यम से लें, चाहे थॉट के प्रॉब्लम माध्यम से लें, किसी भी माध्यम से अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं, ठोस रूप में मेटीरियलिस्टिक फॉर्म में ले रहे हैं या आप सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं, माइक्रो फॉर्म में ले रहे हैं, आप ब्रीदिंग गलत ले रहे हैं, ठीक से ब्रीदिंग ले नहीं रहे हैं, या ऐसे थॉट प्रोसेस में ले रहे हैं, या शरीर को उस रूप में आप कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं, इतना हेक्टिक यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर की प्राणिक डिप्लीशन हो रही है, तो ये किसी भी कितना रूप में जा रही है, तो अल्टीमेटली ये आपके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे आप खा रहे हैं तो डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो यहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं आपके शरीर पर, आपके मन पे उसी रूप में प्रभाव हो रहा है, उसी रूप में ये भी प्रवाहित हो रही है आपके शरीर में, चाहे कोश में जा रही है, चाहे सर्कुलेशन में जा रही है। जब आपके नॉर्मल सर्कुलेशन के साथ कोई डिजीज़ प्रोसेस जाती है तो वो भी उस सर्कुलेशन में जाती है, और जहाँ जहाँ भोजन का ऊर्जा पहुँचता है वहाँ वहाँ आपकी डिजीज़ की ये प्रोसेस भी पहुँचती है। यानी अब प्राणिक एनर्जी में आप ऐसा कुछ डाल दिए कि अब वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ जा रही है, एक छोटी सी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो सबसे पहले चूँकि आपकी प्राणिक शक्ति ऐसी है कि शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेगी और रोग को ज़्यादा गंभीरता से जल्दी जाने नहीं देगी, इसलिए जब रोग शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सतही स्तर पर होगा या भौतिक स्तर पर होगा, बहुत सूक्ष्म स्तर पर रोग को नहीं जाने देते, और सतही स्तर पर मतलब सुपरफिशियल लेवल पे होगा, बहुत गंभीर और गहरा रोग तुरंत नहीं हो जाता। तो ये नेचर का रूल है कि आपके शरीर में जो भी होगा, हो सकता है कि आपके शरीर के बहुत ऊपरी सतह पर हो, स्किन पर हो या कहीं पर हो, या ये हो सकता है कि शरीर में रोग और गंभीरता से गया हो तो कोई ऐसे ऑर्गन को पकड़ा हो और वहाँ से शरीर उसको निकालने की या आपकी प्राणिक शक्ति निकालने की कोशिश करेगी। तो पहले सतही स्तर पर होगा तो आप कोश के लेवल पे समझें। तो अगर आप पहला कोश आप जानते हैं कि अन्नमय कोश है, उसके बाद प्राणमय, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो अगर पहला हम मानते हैं कि पंचकोश को ही पकड़ेगा, अगर आप फिजिकल लेवल पे हैं
अब इसके अंदर कई चीज़ें आएंगी कि एक व्यक्ति का अगर अन्नमय कोश पे अटैक हो रहा है तो वो व्यक्ति का जो फिजिकल बॉडी है और जो मेंटल बॉडी है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है। फिजिकल बॉडी तो अन्नमय कोश उसको गवर्न कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति एज ए होल उसका अन्नमय कोश या उसकी जो फिजिकल बॉडी या अन्नमय कोश की जो मैंने पहले भी कहा था कि नीड और लस्ट बेस में है कि जीवन में सिर्फ हमको एंजॉय करना है, खाना पीना, अगर वहीं तक सोच रहा है और स्टेबल नहीं है वो, अगर मानसिक रूप से और अपने प्रोफेशन में कहीं स्टेबल नहीं है, तो अन्नमय कोश में होते हुए वहीं अब सिर्फ अपने लोभ और लालच में पड़ा है, मानसिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं वहीं रुका हुआ है, तो उसकी डिजीज प्रोसेस दूसरे स्तर पर होगी और शरीर फिजिकल बॉडी पर जाएगी और वहाँ से फिर धीरे धीरे मेंटल बॉडी पर जाएगी। लेकिन अब जितने ही आप फाइनल होते जाएंगे, अन्नमय कोश से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय कोश आएंगे, ये है कि जिस व्यक्ति को आप जज कर रहे हैं, जिसके रोग में के बारे में जज कर रहे हैं, उनको आपको जज करना है कि वो व्यक्ति किस कोश में है और रोग जो है किस कोश में है। क्योंकि रोग पहले कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक फॉर्म में ही जल्दी जाता है, कारण कहीं कुछ भी हो, किसी भी जगह पे हो, जल्दी नेचर का ये रूप है कि शरीर को किसी भी जगह पे रोग हो उसको जल्दी पहले सुपरफिशियल स्तर पर होगा और प्राणिक शक्ति पहले से ही तैयार रहती है कि उसको डीपर लेवल पे नहीं जाए, और आप बार बार उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो फिर आस्ते आस्ते प्राणिक एनर्जी आपकी डिप्लीट होगी, कमज़ोर होगी, प्रभावित होगी और लड़ नहीं पाएगी, तो आस्ते आस्ते रोग अंदर डीपर स्तर पे जाएगा। तो जब सुपरफिशियल स्तर पर है, क्योंकि मानस का भी सुपरफिशियल स्तर है, मेंटल लेवल पे भी एक चिंतक की अलग बात है, विज्ञानमय कोश की अगर एक व्यक्ति सोच है उसकी अलग है, आनंदमय कोश की बात है तो उसकी चेतना अलग लेवल पे है, अन्नमय कोश के लेवल की बात की अलग, उसकी मतलब मानसिक स्तर उसका अलग है। इसलिए जब भी आप इस तरह के कोई भी डिजीज़ आए तो सिर्फ जो डिजीज़ दिख रहा है उतने तक ही मत समझिए, उसका मेंटल पिक्चर आपके लिए बहुत आवश्यक है कि ये व्यक्ति की मानसिक जो बनावट है क्या है, और इस डिजीज़ की वजह से उसकी मानसिक बनावट में या मानसिक जो उसका परिचय है, उसका जो मेंटल इमेज है वो कितना चेंज हुआ है, वो पहले कैसा था अभी कैसा है, तब आप समझेंगे कि ये व्यक्ति किस कोष के स्तर पे है और इसकी रोग वहाँ तक है और वो डीपर लेवल पे कब कहाँ से चली जाएगी पता नहीं चलेगा। जो हायर ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि जब आप अन्नमय कोश की बात करेंगे तो बेसिकली वो बहुत फिजिकल बॉडी को ज़्यादा अटैक करेगा, फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं वहीं पे ज़्यादा होगा जो डिजीज़ होंगे। जब प्राणिक एनर्जी में होगा तो कहीं ना कहीं जब प्राणिक एनर्जी तक अगर डिजीज़ अन्नमय कोश से प्राणिक एनर्जी में जा रही है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके फंक्शन को कुछ डिसरप्ट कर रही है, आपकी सर्कुलेशन में डिसरप्ट हो रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ प्राण का प्रवाह का काम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि अगर आप अन्नमय कोश की में भी प्रॉब्लम होती है तो अगर ऑर्गन डैमेज होता है और उसको अगर हम ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो फिर प्राणमय कोश को भी प्रभावित करेगा। तो इसी तरह आप हर एक कोश में धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे और ऐसे एक के बाद एक रोग जाते रहेंगे। लेकिन आपको जब भी करना है तो ये चीज़ एक फिज़िकल इमेज देखना है कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया है, उसका एक नॉर्मल मेंटल पिक्चर क्या है ये आपको जानना है, डिजीज़ के दौरान उसके मेंटल पिक्चर में क्या चेंजेस आए हैं ये जानना है। तीसरी बात कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मेंटल पिक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या और बदलाव आ रहा है या वो पहले जो मेंटल पिक्चर था डिजीज़ होने के पहले उसमें लौट रहा है या कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं। तब आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं जो रोग फिजिकल लेवल पे आ रहा है वो मेंटल लेवल पे तो नहीं जा रहा है। अब ये मेंटल लेवल पे जब जा रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ रही है, ये आपको जज करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको ये जज करना पड़ेगा। क्योंकि हर समय फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ईजी होता है कि आपके पास पेशेंट आ गया, आपने देखा ये ट्रीटमेंट है, आपने एक मॉडलिटी ठीक की कि ये तरह से इस पेशेंट को डील करेंगे। लेकिन उसके बाद जब पेशेंट दोबारा आया या लोग जो आए तब आपको सोचना पड़ेगा, अगर पेशेंट अच्छा भी हुआ तब आपको सोचना है कि पहला जो आपने मोड ऑफ अप्रोच किया था उसी को कंटिन्यू करना है ना चेंज करना है।
और अगर ठीक नहीं हुआ है तब भी आपको सोचना है कि आप जो पहले ट्रीटमेंट थे शायद उसकी अभी और ज़्यादा ज़रूरत है या मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जब आता है तो वो आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है कि कैसे हम अप्रोच करें। इसलिए ये बहुत क्लिनिकल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि जब आपके पास पेशेंट आता है या लोग आते हैं तब आप कैसे डील करते हैं फर्स्ट टाइम, और जब पहली विजिट के बाद दूसरी विजिट आती है तो क्या पेशेंट पहले और दूसरे के बीच में क्या चेंजेस लेके आ रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, उस पर आपको फिर आगे बढ़ना है कि आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो डिजीज़ ट्रीटमेंट हो रही है पेशेंट का, वो रोग ठीक हो रहा है या रोग किसी और दिशा में जा रही है, ये आपको जज करना है। एक कोष की डिजीज़ दूसरे कोष में तो नहीं चली जा रही है, ये देखना है। तीसरी बात ये भी देखना है कि जो रोग है सिंपल एक सतही स्तर पर है या ऑर्गन के या सिस्टम के फंक्शन को अटैच कर रहा है या आपके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ये 3 स्तर पे हो सकते हैं। अगर मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखें या भौतिक रूप में देखें तो ये तो हो सकता है कि आपके ऑर्गन पे कुछ लगे कि हाँ स्किन पे कोई इरप्शन आ गया या कहीं कुछ सूजन आ गई, ये तो देख रहे हैं पहला। उसके बाद दूसरे स्तर पे हो गया कि फंक्शन पे अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तीसरा है कि उस जगह के स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर रहा है। अब ये 3 चीज़ों के स्तर पे जब चेंज हो रहा है तब आपको और ज़्यादा निर्णय होगा कि इस 3 के साथ मेंटल पिक्चर भी, क्योंकि मेंटल पिक्चर में आप इस रूप में तो नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेंटल पिक्चर के चेंज के साथ आप समझ पाएंगे कि ये रोग जो है शरीर से नहीं मस्तिष्क में चला गया है या मन का रोग शरीर पे आ रहा है, ये सोचना पड़ता है। क्योंकि शरीर जब भी होगा रोग शरीर के माध्यम से ही दिखेगा। मन के रोग बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में निकले हैं, लेकिन शरीर पर ही रोग अगर आप जब ज़्यादा देंगे तो शरीर के माध्यम से मन में होगा, और मन पर ही अब ज़्यादा प्रभावित करने लगेंगे, मन को भी ज़्यादा रोगग्रस्त करेंगे तो मन अपने शरीर से रोग को निकालने के लिए शरीर के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा ताकि मन हल्का रहे, लेकिन रोग बढ़ते बढ़ते उसका इलाज नहीं करेंगे तो मन और शरीर एक हो जाएगा, चाहे रोग के माध्यम से बोलिए या स्वास्थ्य के माध्यम से बोलिए। तो ये आपको देखना होगा कि रोग का वे ऑफ मूवमेंट किधर है या वे ऑफ प्रोग्रेस किधर है, कि शरीर से मन की तरफ गया है या मन से शरीर की तरफ आया। ये क्योंकि मन से शरीर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब शरीर मन में जो है उसको शरीर के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहा है। और अगर शरीर में ही रोग शरीर के माध्यम से शुरू हुआ है, यानी शरीर पर जब रोग आया तो प्राणिक शक्ति वो तब भी लड़ाई करेगी कि उसको अंदर नहीं घुसने दे, और मन में भी जब रोग आएगा तो प्राणिक शक्ति चलेगी कि मन से बाहर निकाल ले। इसलिए अगर शरीर के ऊपरी सतह पे कुछ आ जा रहा है तो समझिए अंदर कुछ था वो निकल रहा है, या कुछ रोग ऐसा हुआ है जो शरीर को अटैक किया वो अंदर जाने की प्रक्रिया में है। अब आपको सावधान हो जाना चाहिए कि वहीं पे उसको वहाँ से और बाहर ही रहने दें। अगर अंदर था बाहर निकल रहा है तो पूरा निकाल दें, और बाहर है तो अंदर ना घुसने दें। इसलिए आपको जब भी फिजिकल कुछ भी दिखता है तो उसके साथ साथ आपको मेंटल पिक्चर देखना है और मन को देखना है। ये 5 जो आपके कोष हैं उसके स्तर पर कि ये सिम्टम, क्योंकि एक ही रोग एक ही जगह के रोग अलग अलग कोष में अलग अलग रूप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये आपको 5 कोष जो अगर आपको ये ना हो तो आप हमारे पुराने वीडियो जो इसके पहले एपिसोड मैंने 2-3 एपिसोड पहले जो पंचकोश की बात हुई थी तो उसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस कोष में होने पर कैसे एक ही जगह का और डिजीज़ एक ही, सपोज करिए लीवर का ही प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि अन्नमय कोष का मैनिफेस्टेशन अलग होगा, प्राणमय कोष का मैनिफेस्टेशन अलग होगा। तो आपको उस रूप में उस चीज़ को देखना है और समझना है और उसी रूप में आपको ट्रीटमेंट करना है, और उसी रूप में मेंटल पिक्चर को भी देखना है कि शरीर का ये रोग मानस को कैसे प्रभावित किया है या मानस के प्रभाव की वजह से शरीर के रोग में आया है। इस दोनों चीज़ को समझना है, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि शरीर रोग जहाँ भी है प्राणिक शक्ति उसको बाहर ही रखना चाहेगी जब तक उसकी क्षमता है, और उसके लिए शरीर बाहर से अंदर जा रहा हो तब भी और अंदर है तो उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो वो आपको देखना है कि शरीर जहाँ रोग दिख रहा है वहीं है या उसके पीछे कारण कोई है, वो भीतर से बाहर आ रहा है बाहर से भीतर जा रहा है, ये चीज़ समझना है।
अब जब आप पंचकोश को समझ जाएंगे तो आपने जाहिर है कि कोश के स्तर पर हमने समझा कि 5 कोशों का जो एक 5 कोश का मतलब 5 जो स्तर है एक अस्तित्व का, उसको हर चीज़ को समझ लिया, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर के रूप में। उसके बाद पंच प्राण में आ जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर की जो भी फंक्शन है, जो भी अपने 5 लेयर है उसके जो फंक्शन है 5 प्राणों से अलग हुए, चाहे तो हम खाना कर रहे हैं या शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या जो पोषण मिल रहा है उससे हम अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं, और उसके बाद पोषण देने के बाद जो है हम कहीं ना कहीं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है निकाल रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर में फॉर्म कर रहे हैं, तो ये और वो चारों तरफ दे रहे हैं। तो पंच कोश के बाद हम पंच प्राण पे आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे रोग वहाँ से अगर हम छोड़ देते हैं तो वो फिर प्राण की तरफ होंगे। कोश के स्तर पे अगर हमने नहीं रोका तो रोग प्राण के स्तर पे होंगे, यानी हमने प्राण को डिप्लीट किया। हालांकि हम कहीं भी रोग नहीं रोक पाएंगे तो एक से दूसरी जगह जाएगा। अगर आपके पंचकोश ठीक है, पंच प्राण पे ही अटैक हो गया तो पंच प्राण वाले एपिसोड देखेंगे तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको एलोबरेट किया है कि वहाँ से फिर आपकी कोश की तरफ आ सकते हैं। तो पंच प्राण में अगर आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई या पंचकोश के बाद अगर आपने ट्रीटमेंट या उसको मैनेजमेंट सही नहीं किया तो पंच प्राण में आएगा, और पंच प्राण में आएंगे तो क्या होगा, आपका डाइजेशन में हो सकता है, और जिस प्राण को है या तो डाइजेशन में हो, अगर समान होगा तो डाइजेशन में होगा, अपान है तो एलिमिनेशन एक्सक्रीशन वाले प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरह ब्यान है, उड़ान है, अपान है, तो ये सारे पांचों में जिसमें जो होगा उस तरह का प्रॉब्लम होगा। अब अगर प्राणिक एनर्जी में आपने रोग या इलनेस या यूँ कहिए कि जो एबनॉर्मलिटी आ गई और उसके बाद भी नहीं करेंगे तो प्राण जो है वो पंच प्राण है, लेकिन उसके माध्यम से जो पूरे शरीर में प्राण प्रवाह हो रही है वो हमारी 72,000 नाड़ियों के माध्यम से हो रही है, जिसमें 14 नाड़ियों का अपना एक जो कोर्स है कि उसका जो पाथ है कि कैसे उसका शरीर में कहाँ से कहाँ कैसे गई है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी नाड़ी वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो प्राण जब आप उसको कहीं ना कहीं रोग प्राण में आ जा रहा है या प्राण के जो चैनल में वहाँ आप कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो फिर वो एबनॉर्मलिटी या वो डिप्लीशन नाड़ी को भी प्रभावित करती है, यानी कि नाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जा रही है और उसके अंदर प्रवाह होने वाले ऊर्जा या आपके जो प्राण है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। यानी पहले पंचकोश, उसके बाद पंच प्राण और फिर नाड़ी। जब नाड़ी आप प्रभावित कर देते हैं तो अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए कि अब डिजीज़ पहले था स्ट्रक्चर लेवल पे, उसके बाद फंक्शन लेवल पर, अब वो धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर पर एनर्जी लेवल पे चला गया, यानी जो आपके कंडक्शन वे है, न्यूरल कंडक्शन हो, यो आपकी जो कोऑर्डिनेशन हो, सेंसुअल इंटरेक्शन हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाधित होगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन पे अब अटैक आएगा, उसके बाद हो सकता है फिर सेंस ऑर्गन पे आने लगे। तो नाड़ी के बाद भी अगर आप नहीं ये करते हैं तो फिर वो आपके चक्र को प्रभावित करती है। नाड़ी मतलब क्योंकि चक्र जो है वहाँ पे कई नाड़ियाँ एक दूसरे से क्रॉस करती है, तो नाड़ी अगर आपने नहीं किया तो फिर चक्र के स्तर पर पहुँचेगा, और चक्र के स्तर पर पहुँचने का मतलब है कि आप कहीं ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगी, आपकी पूरे स्पाइन को ब्लॉक करेगा, या स्पाइन को यानी आपके जो भी न्यूरल कंडक्शन है या ब्रेन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा तक ये हो रहा है, या ऑर्गन के साथ जो भी उनका काम है वो फ्लेक्सिबिलिटी या उनका नॉर्मल फंक्शन बाधित हो रहा है, तो आप चक्र के स्तर पे पहुंच जा रहे हैं। अब चक्र को भी अगर आप नहीं संभाल पाते हैं तो अगर चक्र से भी आ जाएंगे तो अब और स्थूल जो आपके 5 मूल तत्व हैं जिसको पंच महाभूत करते हैं, माने वो अगर शरीर को हम डिसइंटीग्रेट करें तो किस चीज़ से बने हैं, पंच महाभूत। तो हम कोश स्तर पर हम कहीं ना कहीं हमारे जो भी कॉम्पोजिशन है पांचों तत्वों की, मैंने उस सूक्ष्म स्तर पे उसको हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, और हो सकता है हमारा इस पंच तत्व का इम्बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाए, यानी इम्प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है, या कुछ और मतलब कुछ सेल कम भी हो सकते हैं, सेल डैमेज हो सकते हैं, मतलब जिसको आज की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सेलुलर डेथ जो है वो भी हो सकता है, या सेलुलर
प्रोलिफरेशन यानी बहुत ज़्यादा सेल बनने लग सकते हैं, जो भी एक एबनॉर्मल फंक्शन आ सकता है पंच महाभूत। उससे भी ज़्यादा अगर आप छोड़ देते हैं तो पंच महाभूत से जो पांच तत्व हो उसके सूक्ष्म रूप में जाते हैं, जिसको हम तन्मात्र बोलते हैं। जो एलिमेंटल ये है कि जो हमारे एलिमेंटल फॉर्म ऑफ दो पंच महाभूत हैं, जैसे कान का सुनना, माने कान का सुनना, देखने का रूप, ये सारी चीज़ें हैं जो तन्मात्र है, यानी एलिमेंटल फॉर्म जो है वो प्रभावित होते हैं, यानी हमारा पूरा अस्तित्व ही कहीं ना कहीं तब बाधित होता है। और हम अब उस समय से वहाँ से निकल आना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्या यूँ कहें कि उस समय से निकल आना ना के बराबर हो जाता है। अगर आप तन्मात्र के स्तर तक आप अपने प्राण को बाधित कर दिए और उस जगह तक दूषित कर दिए, तो ये समझने की बात है कि आप जब भी अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, तो इस वे ऑफ हेल्थ और इस वे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ की, एक व्यक्ति स्वस्थ है या स्वस्थ के विपरीत है या स्वस्थ से अलग हो गया है, तो इस वे को समझिए कि वो इस विपर्य में वो अभी कहाँ खड़ा है, शरीर के रूप में, मन के रूप में, और जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ है वो शरीर से मन की ओर अंदर जा रहा है या अंदर हो चुका है, वो बाहर निकलने की कोशिश हो रहा है। उस चीज़ को बिना समझे ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ ये सोच के कि ये रोग है इसका ये ट्रीटमेंट करेंगे, तो बस वो उस लोकेशन पर आपका अप्रोच होगा, उस सिम्टम पर अप्रोच होगा, वो कहाँ से आ रहा है वो नहीं है। अगर अंदर बहा हुआ है, आप ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, पानी है वो तोड़ के फिर निकलेगा, या दब जाएगा तो कोई और रास्ता, नदी एक तरफ से बंद करेंगे तो दूसरी तरफ से निकलेगा। तो ये सोचना है कि आप जो कर रहे हैं वो रोग किस रूप में कहाँ से होगा, यानी कोश, कोश के बाद प्राण, प्राण के बाद नाड़ी, नाड़ी के बाद चक्र, चक्र के बाद पंच महाभूत, और पंच महाभूत के बाद आपका जो आएगा तन्मात्र। ये सारे प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में हर एक ऑर्गन, हर एक फंक्शन, हर एक नर्व, हर सब कुछ आ जाएगा इन सारी प्रक्रिया में। इतना संभव नहीं है कि इस छोटे से ये में हर ऑर्गन के पूरी ये को डिटेल्स में डिस्कस किया जाए। एक ही ऑर्गन का अन्नमय कोश की बात आएगी तो वो अलग होगा, मेंटल पिक्चर आएगा तो अलग होगा, प्राणिक एनर्जी के साथ होगा तो उसके फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब उसके डिजीज़ प्रोग्रेस या हेल्थी प्रोग्रेस अलग हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ की कोऑर्डिनेशन के साथ देखना है। एक ही चीज़ ऑर्गन के रूप में अलग है, लेकिन उस ऑर्गन का जब अपना फंक्शन है तो वहाँ पे दूसरे कोश का रोल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें को है, अगर आप डिटेल्स में इसको समझें और इसको लेके काम करें तो आप बेहतर किसी को बेहतर चीज़ पहुँचा पाएंगे या बेहतर चीज़ दे पाएंगे। और इसीलिए आज इसमें आगे बढ़ने से मेरे 3 सवाल की बात जो है वो तो पहले मैं कह दूं कि एक तो पहली बात है कि जब डिजीज़ शरीर में जो भी होगा तो उसका पहला एंट्री पॉइंट कहाँ से हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा ये है कि अगर शरीर मन से शरीर की तरफ आ रहा है तो उस समय आपका अप्रोच क्या होगा। जो भी डिस्कस हुआ है उसके आधार पे आप अपनी सोच से करिए। आज सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो कहा है उसी का जवाब देना है, आज जो डिस्कस हुआ है उसके आधार पे आप क्या सोच रहे हैं ये लिखिए। इसलिए कि शरीर रोग मन से शरीर की तरफ आ रहा है तो आपका क्या रोग होगा, और शरीर कैसे रोग, एक कोष का रोग दूसरे कोष में जा सकता है। ये 3 सवाल है, और ये पूरे अगर एपिसोड को आप अच्छे से देखेंगे तो समझ भी पाएंगे, और आप तो थोड़ा सा फिर उसको विचार करेंगे तो आपके अपने मन में आइडिया आएगा कि इसको हम क्या करें। क्योंकि अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर अपने आसपास के लोगों के साथ जब डील करेंगे और अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको ही सोचना होगा। इसलिए वो सोचना यहीं से शुरू करिए, फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ वो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन है या मोड ऑफ एनालिसिस सही है कि नहीं होगा तो आप लोग चाहेंगे तो उस जिनकी भी जो क्वेरी मतलब ये एनालिसिस होगी उस पर अगर कोई बात होगी तो हम लोग फिर उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ताकि जब आप इस चीज़ को लेके किसी के साथ डील करें या बातचीत करें तो वहाँ पे आपको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक व्यक्ति कोई आप उसको इस रूप में जज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है,
तो स्वस्थ नहीं है तो इस समय रोगग्रस्त या जो भी अस्वस्थता है वो कहाँ पे है, और उस समय वो व्यक्ति कहाँ पे है, उसका मन, वो व्यक्ति का शरीर कहाँ है, उस व्यक्ति का मन कहाँ है, उस व्यक्ति का भावना कहाँ है, और वो तीनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में है या तीनों अलग अलग ध्रुव पे हैं, कौन किस कोष में है और रोग का प्रोग्रेस किधर है। तो ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और आज इसीलिए अब चूँकि इतने एपिसोड में हो गया, तो अब आज हम लोगों ने एप्लीकेशन पार्ट में कहा कि डिजीज़ या अस्वस्थता को कैसे हम लोग वैदिक नेचर क्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें। इसमें अगर और डिटेल से अगर जानना है तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि हम एक एक सिस्टम को, शरीर के जो भी सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम हो, जीआई ट्रैक्ट हो, एंडोक्राइनल सिस्टम हो, इसको अगर हम पंचकोश, पंच प्राण और इस डिजीज़ डायग्नोसिस के रूप में करें, जो आज हम लोगों ने किया कि किस तरह हम इलनेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे वैदिक नेचर क्योर के माध्यम से, वे ऑफ डायग्नोसिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, जो इतना आप भी समझते हैं कि ये 40-45 मिनट या 1 घंटे के एपिसोड में संभव नहीं है। लेकिन जो हम लोग अगस्त के बाद एक लंबा पाठ्यक्रम, लंबा नहीं लेकिन फिर भी एक एक विषय को लेके जो कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है, अगर इसको और अच्छे से और डीपली सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करें, मेल पर ये करें, उसके भी डिटेल्स बहुत जल्दी जाएंगी। और कई लोग अभी से ही भेज रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल करें। लेकिन आज जो एपिसोड हुआ, अब इस पर जो आज 3 के सवाल है, ये आपको सोच के करना है। सिर्फ सुनना तो है, सुनने के बाद ही आप पूरा एपिसोड ज़रूरत हो 2-3 बार या कई बार देखिए, तब हर पॉइंट को आप समझ पाएंगे। उसके बाद अपने सोचिए और फिर लिखिए, तो उस पर हम लोग फिर ज़रूरत होगी तो इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा हर बार करते हैं उसी तरह इस बार भी लाइक करें, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन या बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के स्टेटस में भी इसको लगाइए, ताकि और लोग समझें, और जो लोग भी इस विषय को और गंभीरता से जानना चाहते हैं वो भी संपर्क करें, और आप भी उन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके पास भी जब लोग आएँ तो उनको आप और विश्वास के साथ उनके साथ इस विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं या डील कर सकते हैं, या उनको भी लगेगा कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो करने वाले आप नहीं हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो आपकी भी विश्वसनीयता उन लोगों तक पहुंचेगी, बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही है। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, नमस्कार।